अस्सलाम वालेकुम जी। ये गालिबन साल का आखिरी तबसरा होगा किताबों का जो मैं करूँगा आपके लिए, और हमेशा की तरह मेरी कोशिश है कि ऐसे अदबी फ़न पारे मैं आपके सामने लेके आऊँ जो शायद उर्दू में पढ़ने वाले जो हमारे सामीन हैं उनकी नज़र से आमतौर पे नहीं गुजरते। साथ ही साथ ये ऐसे फ़न पारे हों जो कि ज़िंदगी के बारे में, इंसानी हयात के बारे में, इस कायनात के बारे में कोई अनोखी अछूती बात मुनफरद अंदाज में करते हो। और मैं एक ऐसी किताब पे ये साल ख़त्म करना चाहता था जो उम्मीद अफजा भी हो, जो हमें ज़िंदगी जीने का हौसला अदा करे, और मुझे बिल्कुल एक ऐसी किताब मिली, और वो 2024 में बुकर प्राइज़ जीतने वाली किताब ऑर्बिटल है, जिसे समांथा हार्वी ने लिखा है। और ये 136 सफ़हात का एक मुख्तसर नावल है और एक जदीद नावल है, चूँकि इसके अंदर प्लॉट जो उसका एक जिसको कहते हैं रिवायती तस्वुर है उस तरह से नहीं है। ये कहानी है 6 खलाबाजों की और उनकी जिंदगी के 24 घंटों की, जिसके दौरान वो एक स्पेस स्टेशन में जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। इनमें से 4 जो हैं वो एस्ट्रोनॉट हैं, एक अमरीकी, एक का ताल्लुक बरतानिया से, एक का जापान से और एक का इटली से, और 2 का ताल्लुक रूस से है। और उनमें से 4 मर्द हैं और 2 औरतें हैं। और ये उन 24 घंटों के दौरान जमीन के 16 चक्कर जो उन्होंने लगाए हैं, उनमें उन चक्करों के दौरान, उस गर्दिश के दौरान उनके जो मुशाहिदात, उनके ख्यालात, उनके तासुरात, उनकी यादें, उनका तफक्कुर इस चीज़ के ऊपर कि वो कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इंसानी ज़िंदगी क्या है, खला में तैरते हुए इस खूबसूरत लेकिन इंतहाई बेवकत सब्ज और नीले रंग के सैयारे का सफ़र किस तरफ गामजन है, इंसानियत कहाँ जा रही है, कहाँ से शुरू हुई, बाकी जो बेतहाशा नस्लें ज़मीन पे रहती हैं उनसे इंसान का क्या ताल्लुक है, इंसान ने क्या बिगाड़ पैदा किया ज़िंदगी में और इस कुराए अर्ज़ पे, और क्या इसके अंदर वो खूबसूरती है जो हमें ऊपर से नजर आती है। और ये ऐसे सवाल हैं माबादुत तबियाती, फलसफियाना और कई हद तक शायराना, जो कि शायद उसी पस मंज़र से या उसी नुक्ता नज़र से पूछे जा सकते थे जहां आपके सामने आप ज़मीन पे नहीं हैं और आपको ज़मीन 250 मील नीचे नजर आ रही है। सो बहुत ही एक दिलचस्प और दिलकश नावल है ये, और बड़ा मुनफरिद है, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि खला में लिखी गई एक कहानी को बुकर प्राइज दिया गया हो, और ये हमें बताता है कि इंसान और इंसानी अदब किस तरफ सफ़र कर रहा है। अच्छा, अब जो चीज़ मुझे बहुत मुतासिर कुन लगी वो इसका इंतहाई शायरानापन, इसका शायराना असलूब है। बहुत ही खूबसूरत किताब है। इसमें जब इस चीज़ का तज़करा होता है कि कैसे सुबह शाम ऊपर से खला से नज़र आती है, और मुख्तलिफ बरे आज़म और मौसम और मुल्क और सरजमीन और समुंदर नीचे से चश्मे ज़द में वो गुजर जाते हैं, तो क्या रंग आपको नजर आते हैं, किस तरह की आपको कैफियत आपके ऊपर तारी होती है। सो मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाहूँगा इसमें से, चूँकि वो आई थिंक खुद ही आप तक ये बात पहुँचाएगा कि इसका असलूब क्या है। ये ऑर्बिट -1, ये पहली जो गर्दिश है उसका तज़करा है। रोटेटिंग अबाउट द अर्थ इन देयर स्पेस क्राफ्ट, they are so together and so alone that even their thoughts, their internal mythologies at times convene. Sometimes they dream the same dreams of fractals and blue spheres and familiar faces engulfed in dark, and of the bright, energetic black of space that slams their senses. Raw space is a panther, feral and primal. They dream it stalking through their quarters. They hang in their sleeping bags, a handspan away, beyond a skin of metal. The universe unfolds in simple eternities. Their sleep begins to thin, and some distant earthly morning dawns, and their laptops flash the first silent messages of a new day. The wide awake, always awake station vibrates with fans and filters. In the galley are the remnants of last night's dinner, dirty forks secured to the table by magnets and chopsticks wedged in a pouch on the wall. 4 blue balloons are buoyed on the circulating air. Some foil bunting says happy birthday. It was nobody's birthday, but it was a celebration, and it was all they had. There's a smear of chocolate on a pair of scissors and a small felt moon on a piece of string tied to the handles of the fold-tailed table. Outside, the earth reels away in a mass of moon glow, peeling backward as they forge towards the edgeless edge. The tufts of clouds across the Pacific brighten the nocturnal ocean to cobalt. Now there's Santiago on South America's approaching coast in a cloud's haze burn of gold.
unseen through the closed shutters, the trade winds blowing across the warm waters of the western Pacific have worked up a storm, an engine of heat. The winds take the warmth out of the ocean where it gathers as clouds which thicken and curdle and begin to spin in vertical stacks that have formed a typhoon. As the typhoon moves west towards southern Asia, their craft tracks eastward and down towards Patagonia, where the lurch of a far-off aurora domes the horizon in neon. The Milky Way is a smoking trail of gunpowder shot through a satin sky. On board the craft, it's Tuesday morning, 4:15, the beginning of October. Out there, it's Argentina, it's the South Atlantic, it's Cape Town, it's Zimbabwe. Over its right shoulder, the planet whispers morning, a slender, molten breach of light. They slip through time zones in silence. तो आपको अंदाजा होगा कि इसके अंदर जो इमेजरी है और जो डिक्शन है इसकी, जो इसके अल्फाज का इस्तेमाल है, वो किस खूबसूरती से, और बहुत से खलाबाजों ने और बहुत से और लोग जो कि स्पेस के ऊपर काम करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि इनकी जो डिपिक्शन है, जिस तरह से ज़मीन ऊपर से नज़र आती है, वो बहुत रियलिस्टिक है, जिससे अंदाज़ा होता है कि उन्होंने इस पर कितनी तहकीक की। उनका अपना कहना है, समांथा हार्वी का, कि ये किताब काफ़ी देर वो रोके रखी, उन्होंने इसको लिखा नहीं, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो किस तरह से एक ऐसा तजर्बा बयान कर पाएंगे जो उन्होंने कभी किया नहीं, जिससे वो गुजरी नहीं। लेकिन फिर इंसान का ख्याल, इंसान की इमेजिनेशन और फिर अल्फाज के ऊपर जो अबूर है, उसकी वजह से वो ये कर पाएंगे। अच्छा, अब एक चीज़ जो इस नावल में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि इंसानी जिस्म, मिजाज और नफ्सियात पे खलाई सफ़र से क्या असरात पड़ते हैं, क्योंकि बड़े इंसान को कशिश शकल की आदत है, इंसानी जिस्म को। जब आप कशिश शकल से दूर चले जाते हैं, जब आप खला में बेवज़नी की कैफियत में होते हैं, तो उससे आपके ऊपर बहुत से असरात होते हैं और बहुत से मुज़र असरात होते हैं। उस लिहाज से जो खलाबाज साइंस की तहकीक और इंसानी तरक्की की खातिर खला में जाते हैं, वो इंतहाई बहादुर लोग होते हैं और उनको खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, बिकॉज ये एक ना सिर्फ ख़तरनाक और इंतहाई दुश्वार किस्म का काम है खला में सफ़र करना, बल्कि इसके आपके ऊपर बहुत से, जैसा कि मैंने कहा, कि मुज़र असरात होते हैं। और अगर आप देखें तो आजकल के ज़माने में भी सुनीता विलियम्स एंड बेरी विल्मो दो ऐसे खलाबाज हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अभी तक मौजूद हैं, हालांकि उन्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से वो अभी तक खला में फंसे हुए हैं और उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ती है कि वो किस जांफिशानी से अभी तक वहाँ पे सर्वाइव भी कर रहे हैं, तहकीक भी कर रहे हैं, और इस उम्मीद पे वो कायम दायम है कि वो वापस आएंगे। और मेरी दुआ है कि वो वापस खैरियत से आएँ, क्योंकि वो एक लिहाज से इंसानियत की वहाँ पे मिशन जो है खला की तस्खीर का और खला की डिस्कवरी का, उसी सिलसिले में ऊपर जाएंगे। अच्छा, अब जो खला में इन खलाबाजों का तबसरा है ज़िंदगी के बारे में, वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ज़ाहिर है आप कुराए अर्ज़ से दूर हैं, वहाँ से बाहर हैं। आपको ये भी एहसास होता है, जैसा कि पता चलता है इस किताब से, कि ये कुराए अर्ज़ कितना नाजुक भी है और कितना बेवक़्त भी है। खला की वसत में और उस गहरे घटाटूप अंधेरे में किस तरह से ये एक चमकते हुए, दमकते हुए मोती की तरह से, सब्ज़ो नीले मोती की तरह वहाँ नज़र आता है। और आपको एहसास होता है कि क्या वाकई, ये सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई इस पे हयात का होना, इस बात को सामने रखते हुए कि अभी तक हमें कायनात में किसी और जगह इंसानी हयात या मिलती जुलती हयात का कोई आसार नहीं मिले, और इतनी वसअत है कायनात की, और उसमें सितारे और उसमें जो कहकशाएं हैं उनके इतने बेइंतहा होने के बावजूद इतने फासले हैं सैयारों और सितारों के दरमियान कि उसमें ये एक मुबहम सा नुक्ता, जिसे पेल ब्लू डॉट कार्ल सेगन ने अपनी मशहूर किताब में कहा, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की खला में दिलचस्पी पैदा हुई, ये छोटा सा जो नुक्ता है, ये ही इंसानी हयात और बेतहाशा दूसरी तरह की जो हयात है उसका मरकज़ है, और इस लिहाज से इंतहाई बेशकीमत है और बहुत कीमती है। बहुत से फ़लसफ़ियाना सवालों पे इसमें इस नावल में तज़किरा है। खला की पुरस्रारियत, उसकी वक़्त और हमारी बेवक़्ती के साथ साथ ये भी एहसास होता है कि क्या हम इस ज़मीन के साथ इंसाफ कर रहे हैं। ये इतनी नाजुक है, क्योंकि ऊपर खला से आपको ये भी नज़र आता है कि कहाँ पे अमेज़ॉन के जंगल जल रहे हैं, कहाँ पे बहुत सी जो ज़मीन है वो बंजर हो चुकी है, कहाँ पे इंसानी काविशों के ज़रिए जहाँ अच्छी चीज़ें हुई हैं, वहाँ उसकी गलतियों की वजह से सैलाब आते हैं और ज़मीन जो है वो ज़ेरे आब जा चुकी है। सो वो बिगाड़ भी ऊपर से नज़र आता है, उसका भी ज़िक्र है।
ایک اور بڑی خوبصورت چیز اس ناول میں یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ اوپر جب یہ 6 انسان 4 مرد اور 2 عورتیں مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے اکٹھے وقت گزارتے ہیں تو ایک دوسرے کا ان کے اوپر کتنا انحصار ہے، کتنا بھروسہ ہے، چونکہ سب کی زندگی دوسرے کے اپنا کام پوری طرح سے کرنے سے منسلک ہے. اگر کوئی ایک غلطی کر دے تو سب کی جان جا سکتی ہے. تو وہاں پہ قومیت کا تصور، وہاں پہ تقسیم کا تصور ایک لحاظ سے ختم ہو جاتا ہے اور وہ متحد ہو کے وہاں ایک زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں اور کرۂ ارض کے بارے میں کیا سرائی کر رہے ہیں. وہ جو تقسیم زمین پہ نظر آتی ہے کہ کس طرح سے یہاں پہ سرحدیں ہیں اور سب کچھ ہے، وہ کم از کم خلا سے نظر نہیں آتی. بلکہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو واحد انسانی سرحد خلا سے نظر آتی ہے اور وہ بھی رات کے وقت بتیوں کی وجہ سے، وہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کی سرحد ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کتنا ہی اچھا ہو اگر ایسی سرحدیں نہ ہوں، انسان مزید مل کے رہ سکے. اچھا، اب ایک اور سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے وہ انسانی ذہن کا ارتقاء ہے. اس کے اوپر بھی بڑی خوبصورت بات کی گئی ہے اور اس کی تسخیر کائنات کی جستجو جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا یہ پرانی ہماری اینیمل مائگریشن اور بڈ فار سروائیول ہے؟ کیا ہمیں شاید اسی زمین پہ رہنا چاہیے چونکہ خلا کا سفر اتنا دشوار ہے، انسانی جسم اس کے لیے نہیں بنا، یا ہم کبھی بھی مزید تسخیر، مزید ڈسکوری سے رہ نہیں پائیں گے؟ اور کس طرح سے انسان کا ارتقاء ہوا ہے اگر ہم کاسمک کلاک کے زمرے میں اس کو دیکھیں کہ کب حیات پیدا ہوئی زمین پہ اور کس طرح سے انسان کا ارتقاء ہوا اور پھر پچھلے چند سو سالوں میں کس طرح اس کے ذہن نے ترقی کی ہے، وہ بھی دلچسپ بات ہے. اور پھر انسانی رشتے اور انسانی جو آپس کے تعلقات ہیں اس کے اوپر بھی بہت دلچسپ اس میں بات ہوتی ہے. کرۂ ارض کو بچانے اور اس کا تحفظ کرنے کا مضمون بھی اس میں شامل ہے. ایک بڑا خوبصورت جملہ اس میں، وی آر سیلرز آن اے شپ آن اے ڈیپ ڈارک انسویمیبل سی. پھر وقت کا تصور جس میں مجھے بہت دلچسپی ہے اور خلا میں وقت کا تصور کیسے تبدیل ہو جاتا ہے، اور بہت سے دیگر اس طرح کے مابعد طبیعتی سوال جو ہیں وہ بھی خاصیت ہے. اور جس طرح سے زمین اور دوسرے سیاروں، چاندوں اور ستاروں کا آفاقی رقص جس طرح سے اس کا بیان ہے وہ بھی بہت دلکش ہے. اور پھر میرا خیال میں چونکہ اس کی نثر ہی اس کی ایک سب سے بڑی خصوصیت ہے تو اس پہ مزید کتاب پہ، حالانکہ یہ مختصر کتاب ہے لیکن اس میں اتنے مضامین ہیں کہ اس پہ بہت بات اور ہو سکتی ہے، لیکن میں صرف ایک پیراگراف اور پڑھوں گا اس کی نثر کا. In the new morning of today's fourth Earth orbit, the Saharan dust sweeps to the sea in 100-mile ribbons. Hazy pale green shimmering sea, hazy tangerine land. This is Africa chiming with light. You can almost hear it, this light from inside the craft. Gran Canaria's steep radial gorges pile the island up like a sandcastle hastily built. And when the Atlas Mountains announce the end of the desert, clouds appear in the shape of a shark whose tail flips at the southern coast of Spain, whose fin tip nudges the southern Alps, whose nose will dive any moment into the Mediterranean. Albania and Montenegro are velvet soft with mountains. So this is an ode to Earth, an ode to human life on Earth, and an ode to human creativity, human courage, human sense of discovery. And I think it's a book of great hope, a book of great inspiration. And that's precisely the moment, that's precisely the sentiment with which I want to end this year and wish you all a wonderful, safe, healthy, and sort of year full of accomplishment and achievement. Thank you so much.